तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी फैमिली का और साथ ही साथ अपनी फिटनेस का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के लिए टॉप 35 क्वेश्चन देखेंगे बुक 1 से, जो हमारी समकालीन विश्व राजनीति वाली बुक है, बुक 1 जिसको हम कहते हैं। उस बुक से टॉप 35 क्वेश्चन लेके आया हूं। ये आपके प्री बोर्ड के साथ साथ बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बोर्ड के लिए हमें अलग से क्वेश्चंस करने होंगे, क्योंकि प्री बोर्ड में भी हमारा 100% सिलेबस रहता है ना। सारे चैप्टर आ रहे हैं, लगभग 7 चैप्टर इस बुक से, 7 चैप्टर सेकंड बुक से आए। तो समकालीन विश्व राजनीति के टॉप 35 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले तकरीबन तकरीबन सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे। बाकी एक वीडियो हम सेकंड बुक के ऊपर भी रखेंगे, उससे भी मैं आपको टॉप 35 क्वेश्चन दे दूंगा। यानी कि टोटल आपको मैं 70 क्वेश्चन देने वाला हूं कुल मिला के, और पूरा जो पेपर है लगभग लगभग भाई इसी में से बनने वाला है। चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, रोशन सा स्टडी पॉइंट पे, यानी कि मैंने आप सभी के लिए एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है ना जी। एक क्रैश कोर्स आप सभी के लिए लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है परिवर्तन क्रैश कोर्स। ठीक है, क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया है, परिवर्तन क्रैश कोर्स, जिसमें हम आपको लाइव क्लास 3 सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, उसके लिए हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया इन 3 सब्जेक्ट के लिए, जिसमें लाइव क्लासेस, एनिमेटेड वीडियो और टेस्ट सीरीज। भाई देखो, यूट्यूब पे मैं किसी भी हालत में टेस्ट सीरीज आप लोगों का कंप्लीट नहीं करा सकता, कोई टेस्ट सीरीज नहीं ला सकते। तो इस ऐप पे आप, मतलब ऐप पे जो खासियत रहेगा, सबसे अलग हटके जो रहेगा वो टेस्ट सीरीज ही रहेगा, जिससे कि आप अपने स्टडी के लेवल को परख सकते हैं कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है। ऐप पे आएंगे, इस क्रैश कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाएगा। फ्री नोट्स, भाई देखो नोट्स ज्यादातर इस ऐप पे जो भी बच्चे चाहते हैं, फ्री मटेरियल में आपको सारे नोट्स लगभग सभी बच्चों को फ्री में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। लगभग लगभग ज्यादातर नोट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे, है ना। डाउट सेशन रहेगा और PYQ हम इस क्रैश कोर्स में लेके आने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे, अगर आप सभी हमसे ऐप पे पढ़ना चाहते हैं, तो भाई हमारे RSSP का जो एजुकेशनल ऐप अभी जो बना है, उसको आप डाउनलोड करें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके अलावा अधिक जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो मुझे आप इस नंबर पे भाई संपर्क कर सकते हैं मेरे से डायरेक्ट, है ना। ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। जो भी डाउट है, जो भी समस्या है, जो भी चीजें आप इस क्रैश कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं डायरेक्ट। चलिए, तो ये हमारे क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है, क्वेश्चन आंसर की जो पीडीएफ है, ओपन हो चुकी है। एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम करने वाले हैं, एकदम आसान सरल भाषा में, इजी लैंग्वेज। ये जो पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, हमारे ऐप पे ही मिलेगा। सारी पीडीएफ मैं आपको ऐप पे ही प्रोवाइड करा दूंगा, फ्री में मिल जाएगा सभी बच्चों को। तो ऐप पे जाके फ्री मटेरियल में जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। चलिए जी, सबसे पहला क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के बाद संपूर्ण विश्व एक ध्रुवीय विश्व में परिवर्तित हो गया, व्याख्या कीजिए। देखो, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना हम सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, मतलब आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, है ना। क्योंकि आपको कंटेंट पता होगा, आपको आंसर पता होगा, क्वेश्चन के लैंग्वेज को आप नहीं समझ पाते और आप आंसर नहीं दे पाते, सही आंसर जो पूछा गया वो आप नहीं बता पाते। अब देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया? सोवियत संघ के विघटन के बाद संपूर्ण विश्व राजनीति एक ध्रुवीय विश्व में परिवर्तित हो गया, व्याख्या कीजिए। मतलब कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में, हम सभी को पता है 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो 1991 तक विश्व जो था वो बहुध्रुवीय विश्व था, या दो ध्रुवीय हम कह देते हैं, मतलब दो ध्रुवीय विश्व आप कह सकते हैं, जहां पे अमेरिका और सोवियत संघ दोनों एक दूसरे को फाइट दे रहे थे। लेकिन 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो पूरी विश्व राजनीति में सिर्फ एक महाशक्ति बच गई थी। इस वजह से हम इस बात को समझ सकते हैं कि पूरा जो विश्व था वो एक ध्रुवीय हो गया था, है ना। ऐसा क्यों कह सकते हैं हम? तो विश्व में केवल एक महाशक्ति बच गई थी भाई, इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई जो विश्व है वो एक ध्रुवीय रह गई थी, क्योंकि विश्व में सिर्फ अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति बच गया था। दूसरा पॉइंट क्या है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शक्तियों का केंद्रीकरण अमेरिका के इर्द गिर्द घूमने लगा था, है ना। अमेरिका सारे वैश्विक स्तर पर जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, है ना, हर जगह अमेरिका का वर्चस्व देखने को मिलता था। ठीक है, जितने भी अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन होते थे उसमें अमेरिका का
एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता था। ठीक है जी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी संबंधों में बदलाव होने लग गए थे। ठीक है, जैसे कि नाटो जैसे संगठनों का उभार होने लग गया था। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के बाद जो वार्सा पैक्ट, जो कि सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया संगठन था, वो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका था। ठीक है, अमेरिका को टक्कर देने वाली शक्तियों का अभाव था, यानी कि कोई भी सीधे तौर पे अमेरिका से टक्कर नहीं ले सकता था। तो इससे हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद पूरा विश्व जो था वो एक ध्रुवीय विश्व में परिवर्तित हो गया। ओके है भाई सबको? सबको ओके? एक बार फायर वाली इमोजी के साथ कमेंट बॉक्स में यस लिख देना भैया, सब समझ में आ रहा है, जो आप पढ़ा रहे हो सब समझ में आ रहा है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, प्री बोर्ड बोर्ड दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। प्री बोर्ड में तबाही मचा दो इन क्वेश्चन को करके, और बोर्ड में भी तबाही मचा दो आप। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 21वीं सदी का जापान एक नई शक्ति के केंद्र के रूप में उभरा है। कथन के पक्ष में कोई 3 तर्क दीजिए। जो सत्ता के नए केंद्र है उसमें आप देखेंगे लास्ट में एक कोरिया वाला टॉपिक दे रखा है और एक जापान वाला टॉपिक दे रखा है। वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, मतलब 1-2 साल में पेपर का जो पैटर्न पहले मेरे टाइम पे नहीं आता था, बॉक्स में दे रखे हैं, लेकिन अभी जो नया पेपर का पैटर्न बना है वहां पे क्वेश्चन आता ही है, जापान और कोरिया से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जापान का हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया है कि 21वीं सदी के आसपास हम देख रहे हैं कि जापान एक नई आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। कैसे? आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि जापान एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है? तो देखो हम सभी को पता है कि जापान के पास ना प्राकृतिक संसाधनों की बहुत कमी है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसकी बहुत कमी है, और ज्यादातर माल जो है वो आयात करना पड़ता है उसको। ठीक है, मतलब कृषि वगैरह उतना अच्छा नहीं हो रहा है, ज्यादातर चीजें वो दूसरे देशों से मंगाता है। इसके बावजूद भी उच्च प्रौद्योगिकी के मामले में हम बात करते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में हम बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे देशों से आगे है जापान। जापान की अगर हम प्रमुख फेमस कंपनियों की बात करें, ब्रांड्स की बात करें, तो सोनी की बात कर लो, पैनासोनिक, होंडा है ना, सुजुकी, ये सब बहुत ही फेमस जापानी ब्रांड्स है, जो कि पूरे दुनिया में फेमस है, काफी ज्यादा फेमस है। 1964 में जापान ओईसीडी का सदस्य बन गया। ओईसीडी हम बात करें तो ये बाजार अर्थव्यवस्था को फॉलो करने वाले जो देश है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करने वाले जो पावरफुल देश है, उनका एक संगठन है। लगभग 35 प्लस देश इसमें शामिल है। ठीक है, 35 प्लस देश इसमें शामिल है, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑफ डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है, एक बार आप लोग चेक कर लेना। 35 प्लस देश इसमें, लगभग 37 के आसपास इसमें देश है, और जापान भी इसका सदस्य है। जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जबकि छोटा सा देश है। ठीक है, एशिया के देशों में अकेला जापान जी समूह का सदस्य है। जी समूह क्या है भाई? जी समूह भी एक कह सकते हैं संगठन है, जिसमें दुनिया के 7 सबसे पावरफुल अर्थव्यवस्था रखने वाले देश है। तो जाहिर सी बात है कि जो आर्थिक शक्ति है, मतलब दुनिया की जो 7 प्रमुख आर्थिक शक्ति है, उनका एक संगठन है, तो इसका सदस्य है जापान। ठीक है, इसके अलावा और पॉइंट्स यहाँ पे आप बता सकते हैं, जैसे कि आबादी के लिहाज से जापान विश्व का 11वां स्थान रखता है। आबादी के लिहाज से अगर हम बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में योगदान करने के लिहाज से भी दूसरा स्थान है। अमेरिका के बाद जो सबसे ज्यादा संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में योगदान देने वाला है वो जापान ही है। सैन्य व्यय के लिहाज से विश्व में जापान का 7वां स्थान है, मतलब 7वें नंबर पे है। सैन्य व्यय मतलब अपनी सेना पे कितना खर्च करता है, तो उस मामले में 7वें स्थान पे है। 1951 से जापान का अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन है। जापान ने अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन कर रखा है, जिसके तहत सैनिक सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है अमेरिका की है। मतलब अगर कोई भी युद्ध जापान का होता है तो उसको बचाने की, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा भाई? अमेरिका लेगा। अमेरिका अपनी सेना उसको प्रोवाइड कराएगा, उसकी रक्षा करेगा, ऐसे आप कह सकते हैं। ठीक है जी, तो ये जापान का टॉपिक था जहां से ये क्वेश्चन बनता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को समझो और क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए आप सभी। देखिए क्वेश्चन क्या है, चीन तथा भारत बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहे हैं, क्या आप इस कथन से सहमत है? कोई 3 तर्क देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। चीन और जापान की हम बात कर रहे हैं, एक नई आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहे हैं दोनों, तो आपको तर्क देना है। ऐसा क्यों कह सकते हैं कि दोनों ही देश जो है वो आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहे हैं? तो चाइना का तो हम सभी को पता है, 2040 तक ऐसा माना जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अगर कोई होने वाली है तो चाइना हो, है ना। ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो वैश्विक स्तर पर चीन की एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनता जा रहा है लगातार। जापान, अमेरिका, रूस के साथ अपने मतभेदों को कुछ हद तक उसने सुलझाया है, और इस वजह से ठीक ठाक प्रोग्रेस कर रहा है।
लैटिन अमेरिका में, अफ्रीकी देशों में क्या कर रहे हैं, लगातार निवेश कर रहे है ना, विश्व व्यापार संगठन का क्या है, सदस्य है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि एक नई आर्थिक शक्ति के रूप में उभर सकता है। एक मजबूत सैन्य शक्ति भी है इसके पास, मतलब मजबूत सेना आप कह सकते हैं, वही पॉइंट आप यहाँ पे लिख दो। अगला देखो, भारत के संदर्भ में हम बात करें तो भारत एक नई आर्थिक शक्ति के रूप में आप कैसे उभर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न है, चाइना भी है। चाइना के बारे में भी आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि परमाणु शक्ति संपन्न देश है वो, है ना। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी भारत की प्रमुख भूमिका रहती है, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी राजनीति हो रही है, जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, तो वहां पे भारत की भी हिस्सेदारी है ना। भारत ब्रिक्स का जो ब्रिक्स जो संगठन है उसका भी सदस्य है। ब्रिक्स में आई थिंक 5 देश है ना। ब्रिक्स में 5 सदस्य देश है। कोई नाम बताएगा भाई, जिस बच्चे को भी ब्रिक्स के सदस्य देशों के नाम पता हो वो बताए, कमेंट बॉक्स में बताए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना भाई, जिन बच्चों को भी पता होगा कमेंट बॉक्स में बता देना एक बार। भारत ने कोविड महामारी में बांग्लादेश, भूटान आदि देशों को वैक्सीन भेजकर सहायता की है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महामारी को रोकथाम में सहयोग दिया है। तो आप मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपको ये पॉइंट्स लिखने, आप अपने तरफ से इस क्वेश्चन का आंसर बना सकते हो और एक बेहतरीन आंसर बनेगा, एक बहुत ही बेहतरीन आंसर बनेगा इस क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष का समर्थन आप कैसे करेंगे, अपने प्रस्ताव का औसत सिद्ध कीजिए। सिंपल, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, क्यों। आप भारत के नागरिक हो और आप चाहते हो कि भारत को भी स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए सुरक्षा परिषद में, है ना। तो आपको ऐसा क्यों लगता है, ठीक है, उसी के पॉइंट्स आपको लिखने हैं। तो देखो, हम सभी को पता है कि भारत हमेशा से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी कर रहा है, करता रहता है, और इसके पीछे कारण भी है। क्यों करेगा भाई, कुछ तो योग्यता होनी चाहिए ना, और भारत के पास है, वो योग्यता है कि उसको सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। पहले यूएनओ का संस्थापक देश है, जब यूएनओ की स्थापना हुई थी तब से भारत उसके साथ है ना। 30 अक्टूबर 1945 से ही भारत बना हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ में। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भाई भारत, हम अपना, है ना जी। और जो शर्त है सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हासिल करने के लिए, जो शर्त है उसमें एक शर्त यह भी है कि भाई सबसे बड़ा लोकतांत्रिक, मतलब लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तेजी से उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति है भाई, बहुत तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। इसके अलावा भारत अपनी भौगोलिक, अपनी संस्कृति के लिहाज से पूरे मतलब विविधताओं का भी प्रतिनिधित्व करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में लगातार योगदान देता रहा है और संयुक्त राष्ट्र संघ के फैसलों में हर कदम में साथ रहा है। ये पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे वैसे 4 है, 6 नंबर का भी आता है क्वेश्चन, वैसे 4 नंबर में ज्यादातर चांस है कि क्वेश्चन 4 नंबर में। देखो, मेरे द्वारा प्रोवाइड कराई गई वीडियो सिर्फ सीबीएसई बच्चों के लिए, सीबीएसई के बच्चों के लिए नहीं, बल्कि आरबीएसई है, हरियाणा बोर्ड है, यूके बोर्ड है ना, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड के बच्चे भी देखते हैं, और उन सभी के लिए यूजफुल रहता है, 100% यूजफुल रहता है, क्योंकि हर जगह एनसीईआरटी का ही सिलेबस चलता है। तो क्वेश्चन को पूछने का जो पैटर्न होता है लगभग यही होता है, कुछ ज्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन कहता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, इसके कोई 2 कार्य लिखिए, ठीक है भाई। ये हमारा जो अंतरराष्ट्रीय संगठन वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, वहां से क्वेश्चन है। देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें तो मानव अधिकारों की रक्षा करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है ना जी। ये क्या करता है, मानव अधिकारों की रक्षा करता है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर का संगठन है, कोई राष्ट्रीय स्तर का नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर का संगठन है। यह संगठन मानव अधिकारों की रक्षा से जुड़ी रिपोर्ट तैयार करता है। काम क्या है जी, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए रिपोर्ट तैयार करना और उसको प्रकाशित करना, मतलब उसको पब्लिश भी करवाना, ठीक है। उसकी यह रिपोर्ट मानवाधिकार से संबंधित अनुसंधान और तरफदारी में बहुत बड़ी मददगार सिद्ध होती है, ठीक है। जहां भी मानवाधिकार का हनन हो रहा होता है वहां से रिपोर्ट वगैरह तैयार करना, उसके लिए काम करना, है ना। खैर, दुनिया में बहुत सारी जगह पे मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। अब आप चले जाओ जी उत्तरी कोरिया चले जाओ, वहां पे तो भाई लोगों को बोलने का हक नहीं है सरकार के खिलाफ, सरकार जो मर्जी कर सकती है। तो वहां क्या लोगों के अधिकारों की रक्षा क्यों नहीं कर रही भाई, है ना। तो लेकिन काम है इसका, जो काम था वो हमने बता दिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रत्येक के लिए एक एक उदाहरण देकर सुरक्षा की किन्हीं 3 नई चुनौतियों का वर्णन कीजिए। देखिए, सुरक्षा की 3 नई चुनौतियों की बात करें, उसका एग्जाम्पल भी देना है। तो सबसे पहले सुरक्षा की जो सबसे पहली जो पहले जो नए खतरे की हम बात करते हैं, सुरक्षा के ऊपर जो चुनौती है, वो पहली चुनौती क्या है,
आतंकवाद। आतंकवाद क्या होता है ना? आतंकवाद क्या है? एक राजनीतिक खून खराबा है जो कि बिना मतलब के लोगों को मारने काटने का जिम्मा उठा लेते हैं, मारते हैं लोगों को बिना मतलब के। बस उनको क्या है कि सरकार से बदला लेना है या सरकार की किसी फैसले को बदलना है, इसलिए। तो इसका उदाहरण क्या है? विमान अपहरण कर लेना, है ना? बम विस्फोट कर देना, ठीक है जी, लोगों को सामूहिक रूप से लोगों को मार देना, जैसे अभी लाल किला पर हमला हुआ था। तो ये है आतंकवाद के उदाहरण। मानवाधिकारों का हनन, ठीक है जी, मानवाधिकारों का हनन होता है, तो वो भी एक तरीके से क्या है? खतरे के नए स्रोत है, यानी कि सुरक्षा के ऊपर चुनौती है एक तरीके से। मानवाधिकारों के उदाहरण की बात करें तो श्रीलंका में जो हिंसा हुई थी, जो जातीय जब संघर्ष हुआ तो वहां पे बहुत सारे लोग मारे गए। गाजा पट्टी में हिंसा हो रही है जी। गाजा पट्टी आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे कि जो हमास है, हमास ने इसको अपनी राजधानी बना रखा है। ठीक है, हमास क्या है जी? जैसे जो फिलिस्तीन है हमारा, ठीक है, जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन की कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं मुख्य केंद्र है हमास, फिलिस्तीन के एरिया में आता है। गलत गलत बोल दिया, हाँ, हमास तो एक संगठन है, उग्रवादी संगठन है। हमास क्या है? उग्रवादी संगठन है। इसके अगर इसके बारे में ज्यादा समझाने लगूंगा तो टाइम लग जाएगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें मैं बता देता हूं। देखो, गाजा पट्टी एक जगह है जो कि कहीं ना कहीं फिलिस्तीन का हिस्सा माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो नियंत्रण है वो है हमास का। हमास एक उग्रवादी संगठन है, लेकिन फिलिस्तीन और गाजा को रूल करने लग रही है हमास। इजराइल इजराइल जो है इसको आतंकवादी संगठन के श्रेणी में रखता है। इजराइल आपको पता है देश है, एक है ना? तो इजराइल ने क्या रख रखा है? हमास को एक तरीके से आतंकवादी संगठन की श्रेणी में रख रखा है। और बार बार आप देखेंगे कि इजराइल की जो सरकार है और हमास जो है उनके बीच में युद्ध की खबर आप न्यूज चैनलों पे देखते रहते होंगे, है ना? तो गाजा पट्टी में भी भाई बहुत ज्यादा बमबारी होने लगी है। जो इजराइल है वो लगातार गाजा पट्टी पे बमबारी कर रही है, लगातार हमले होते रहते हैं, लोग मरते रहते हैं। तो क्या हो रहा है? मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। कम से कम सुरक्षित वातावरण में जीने का हक है भाई, मानव अधिकार में सुरक्षित वातावरण में जीने का तो हक है हमारी, लेकिन वो भी वहां के लोगों को नहीं मिल पा रहा। ठीक है, चलिए महामारियों की बात कर लेते हैं भाई। महामारी क्या है? जैसे कि कोरोना अभी आया था, है ना? इबोला वायरस है, HIV एड्स है, सार्स है, ये सब महामारियां है जो कि खतरे के नए स्रोत है। ठीक है ना? अगर कोरोना या कोई वायरस फैल जाता है तो फिर पूरे जो हमारे एक जनरेशन है उसी को खा सकता है, वो खात्मा उसका खात्मा कर सकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया भाई। सोवियत संघ की प्रमुख सकारात्मक विशेषता बताइए। सोवियत संघ की सकारात्मक विशेषता बोले तो सोवियत संघ में क्या खासियत आपको नजर आई? सोवियत संघ के बारे में आप सभी ने पढ़ा है ना? तो सोवियत संघ में क्या आपको एक विशेषता नजर आती है? तो देखो, सोवियत संघ की बात करें तो सोवियत संघ जो है दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक महाशक्ति के रूप में उभरा था। अमेरिका को छोड़ दिया तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज्यादा विकसित थी। सोवियत संघ के की संचार प्रणाली बहुत अच्छी थी, एक और विशेषता। उसके पास विशाल मात्रा में ऊर्जा संसाधन थे, खनिज संसाधन थे, जिसमें तेल, लोहा, इस्पात, मशीन उत्पादन शामिल है। मतलब खनिज संसाधनों की बहुत ज्यादा मात्रा उसके पास थी। ठीक है, ये एक विशेषता हो गया। अगर आप देखो, सोवियत संघ के दूर दराज के इलाकों में आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस से जुड़े हुए थे। यानी कि परिवहन व्यवस्था की अगर हम बात करें तो बहुत ही बढ़िया थी, सड़कें अच्छे से बनी हुई थी, रेलवे लाइन का विस्तार हो रखा था, तो आवागमन बहुत अच्छे से हो जाता था वहां पे, है ना? सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग बहुत अच्छी थी। मतलब जो वहां पे जो फैक्ट्री है, जो उद्योग धंधे लगे हुए हैं, वो बहुत बेहतरीन क्वालिटी के सामान बनाते थे। पिन से लेके कार तक, छोटी से लेके बड़ी चीज, सारी चीजें वहां पे बन जाती थी, है ना? सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर रखा था कि भाई आपकी मूलभूत आवश्यकता की हर चीज हम आपको बहुत ही रियायती दरों पे उपलब्ध कराएंगे। जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, ये तो सबको चाहिए, रोटी कपड़ा मकान सबको चाहिए, सबको एकदम फ्री में प्रोवाइड करा दी, है ना? शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं, सारी चीजें एकदम मुफ्त फ्री में प्रोवाइड कराने लग रही है सरकार। ठीक है, सरकार बुनियादी जरूरत की हर चीजें उपलब्ध करा रही थी, पॉइंट मैंने आपको बता दिया। तो ये सारे पॉइंट्स आपके सोवियत संघ की सकारात्मक विशेषता में आ जाएंगे। अगला देखो भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फिक्स भाई, मोहर लगा लो इस क्वेश्चन पे, आएगा ही आएगा। अभी तक अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही है, फायर वाली मुझे के साथ कमेंट बॉक्स में लिख देना, यस रोशन भैया आप जो समझा रहे हो सब समझ में आ रहा है। सभी बच्चों को ये काम करना है, ठीक है? सभी बच्चे ये काम करेंगे। चलिए 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 चलिए, देखिए, सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण बताने हमारे को,
ये भाई फिक्स होता है, ये क्वेश्चन जो है हमारा फिक्स है। और हेडिंग्स के साथ आप एक्सप्लेन करेंगे, कोई भी 6 पॉइंट हेडिंग बना के एक्सप्लेन कर देते हैं, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। देखो पहला पॉइंट क्या है, लोगों की आकांक्षाओं और इच्छाओं का पूरा ना होना। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था भाई? 1991 हम सबको पता है, सोवियत संघ टूट गया, बिखर गया। 15 देशों का संगठन था, 15 देशों का एक समूह, लेकिन तितर बितर हो गए, तबाह हो गए सारे, है ना। मतलब ये संगठन जो सोवियत संघ था वो तबाह हो गया। क्या कारण थे? सबसे पहला लोगों की आकांक्षा और इच्छाओं का पूरा ना होना। सोवियत संघ जब 15 देशों को मिला के बनाया गया तो लोगों को बहुत सारे वादे किए गए थे बेहतरीन जिंदगी देने की, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, है ना। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था आपको पता है खराब हो गई, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी होने लगी, है ना। गलत फैसले लिए गए वहां के गवर्नमेंट के द्वारा, और इस वजह से लोगों की इच्छाएं जो थी, लोगों की आकांक्षाएं जो थी, वो पूरी नहीं हो पाई। इसके अलावा नौकरशाही का सिकंजा था। नौकरशाही यानी कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पे उनका कंट्रोल था, उनका सिकंजा था, सारे फैसले उन्हीं के द्वारा लिए जाते थे। जो भी फैसले लिए जाते थे सिर्फ उनसे नौकरशाही जो थे, वहां के जो अधिकारी थे, सरकारी ऑफिसर्स होते थे, उन्हीं को फायदा होता था, है ना। और ये सारे भ्रष्ट हो चुके थे, पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुके थे। कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। आप सभी को पता है कि 70 सालों तक सोवियत संघ पे कम्युनिस्ट पार्टी ने शासन किया था, लेकिन हर मामले में इन्हीं का दबदबा था, इनकी दादागिरी चलती थी, ठीक है। और ये चीजें भी लोगों को पसंद नहीं आई। पश्चिमी देशों से बिछड़ जाना भाई, देखो जो पश्चिमी मुल्क जो थे, जैसे कि पश्चिमी यूरोप के देश है, अमेरिका है, उसके मामले में जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी काफी पिछड़ चुकी थी। लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए वो कहते थे कि भाई हम अमेरिका से बहुत आगे हैं, हम पश्चिमी देशों से काफी आगे निकल चुके हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और थी, उलट थी। और ये बात भी लोगों को पसंद नहीं आई, आम जनता को पसंद नहीं आई भाई। हथियारों पर बहुत ज्यादा खर्च कर दिया भाई। सोवियत संघ ने अमेरिका को नीचा दिखाने के चक्कर में, अमेरिका को धूल चटाने के चक्कर में खुद ही चक्कर खा के गिर बैठा भाई। हुआ क्या कि ज्यादातर परमाणु हथियारों पे पैसे लगा दिए। जो पूर्वी यूरोप के देश थे उनको सोवियत संघ चाहता था अपने गुट में बना के रखे, गुट में शामिल करके रखे, और इसके लिए वो जो मांगते थे वो प्रोवाइड करा दिया। मतलब एक तरीके से चापलूसी करने वाली बात हो गई कि भाई तुम हमारे साथ रहो, हम आपको जो मांगोगे वो देंगे। और इस वजह से बहुत सारे रिसोर्सेज लगा दिए, कहां पे? पूर्वी यूरोप के देशों को अपने साथ मिला के रखने। लेकिन वास्तव में जो वहां की जनता है, उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है वो भी पूरा नहीं कर पा रहे। लोग ही जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे, लेकिन परमाणु हथियार जरूर बनाएंगे। अगर अमेरिका ने एक परमाणु हथियार बनाया तो सोवियत संघ 2 बनाएगा। तो ये चीजें भी उसको भाई पीछे करने लग रही थी। अर्थव्यवस्था का गतिरोध होना भाई, काफी समय से अर्थव्यवस्था का जो विकास था, वृद्धि दर था, वो रुक गया था, लेकिन सरकार उस चीज पे ध्यान नहीं दे रही। रूस की प्रमुखता भाई, रूस का दबदबा था हर मामले में। 15 देश को मिला के सोवियत संघ बना था, 15 देश को मिला के, लेकिन हर मामले में रूस अपना दबदबा दिखाता था, और ये बातें छोटे देशों को पसंद नहीं आ रही थी, है ना। मिखाइल गोर्बाचेव की असफल नीति भाई, मिखाइल गोर्बाचेव ने 2 नीतियां लागू की थी भाई व्यवस्था को सुधारने के लिए। आप देखो ये 2 नीति का नाम दे रखा है ना, ग्लासनोस्ट यानी खुलापन, और पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्गठन, ठीक है। ये 2 नीतियां लागू की थी कि भाई हम लोकतंत्र को अपनाएंगे, हम अपनी अर्थव्यवस्था को खोलेंगे, लेकिन दोनों ही नीतियां सफल रही। तो ये 8वां पॉइंट हो गया। 9वां पॉइंट दे रखा है राष्ट्रवादी भावनाओं का उभार। जो सोवियत संघ के जो देश थे, उन देशों में राष्ट्रवादी भावना, मतलब अपने अपने देश के, क्योंकि 15 देश मिलके बने हुए थे सोवियत संघ, एक संगठन बन गया, एक तरह संगठन टाइप समझ लो। लेकिन हर देश के अंदर राष्ट्रवादी भावना का उभार हुआ कि भाई हम अलग होंगे, हम अपना अलग पहचान बनाएंगे, है ना। और इस वजह से भी सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, बार बार आता है, हर बार आता है, करके जाना, करके जाना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? सोवियत संघ के विघटन के परिणाम बताइए। 1991 में हो गया सोवियत संघ का विघटन। 1991 से पहले की बात करें, पूरी दुनिया में 2 महाशक्तियां थी, 2 महाशक्तियां थी। एक तरफ यूएसए, एक तरफ यूएसएसआर, है ना जी। दोनों में क्या चलने लग रहा है भाई? दोनों महाशक्तियों में क्या हो रहा है? दोनों महाशक्तियों में क्या हो रहा है? हथियारों की होर। दोनों एक दूसरे को हथियारों के मामले में पीछे छोड़ना चाहते हैं। दोनों क्या बनना चाहते हैं जी? महाशक्ति बनना चाहते हैं, एकमात्र महाशक्ति पूरी दुनिया का बनना चाहते हैं, ठीक है। दोनों के बीच में क्या चलने लग रहा है जी? शीत युद्ध चलने लग रहा है, शीत युद्ध, है ना। क्या चलने लग रहा है जी? शीत युद्ध चलने लग रहा है। दोनों हमेशा, कभी भी ऐसा लग रहा है कि युद्ध हो जाएगा, मारकाट हो जाएगा, तबाही मच जाएगा, ठीक है।
तो दोनों के बीच में शीत युद्ध चलने लग रहा है। लेकिन अब क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में, खत्म, कहानी खत्म, सोवियत संघ की कहानी खत्म। अब जब सोवियत संघ की कहानी खत्म हो गई तो जाहिर सी बात है कि दोनों महाशक्तियों के बीच में जो हथियारों की होड़ चलने लग रही होगी, खत्म हो जाएगी जी। हथियारों की होड़ का मामला भी खत्म, है ना, महाशक्ति बनने की होड़ भी खत्म। पूरी दुनिया में एकमात्र महाशक्ति अमेरिका का उभार हुआ। इसके अलावा शीत युद्ध समाप्त हो गया। तो 3 पॉइंट तो यहीं से बन गए। और पॉइंट देख लो भाई, देखो, शीत युद्ध की समाप्ति, हथियारों की होड़ की समाप्ति, है ना। शब्द भाई थोड़े आपको अपने तरफ से लिखने होंगे, हेडिंग हेडिंग बहुत आसान है। हेडिंग अगर आप यहाँ पे सही बना देते हो ना, नंबर मिल जाएंगे। बाकी एक्सप्लेन करते समय, हेडिंग को एक्सप्लेन करते समय आप लिख दो, थोड़ा बहुत अपने तरफ से बना के लिख दो, ठीक है। हथियारों की होड़ की समाप्ति, विश्व में शक्ति संबंध बदल गए, है ना। एक ध्रुवीय विश्व का उभार हुआ, यानी कि इस पॉइंट को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हो गई, है ना। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं देश की ताकतवर सलाहकार बन गई, जैसे कि मुद्रा कोष है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि IMF की हम बात कर रहे हैं, या फिर विश्व बैंक की बात कर रहे हैं। तो ये जो पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने वाले जो नए देश थे, क्योंकि सोवियत संघ में ज्यादातर शामिल देश समाजवादी व्यवस्था को अपना रहे थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद वो पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना चाहते थे, तो उनके लिए एक मतलब पैसों की जरूरत होगी, पूंजी की जरूरत होगी ज्यादा से ज्यादा। तो इसमें विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का महत्व बढ़ जाता है। इसके अलावा एकमात्र पूंजीवादी और जो उदारवादी लोकतांत्रिक विचारधारा है उसका उभार हुआ। पूरी दुनिया में पूंजीवादी विचारधारा की जीत हो गई, समाजवादी विचारधारा की हार हो गई, है ना। 15 गणराज्यों का विभाजन हो गया। ये सारे परिणाम आप बताएंगे, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम में सारे पॉइंट आप बताएंगे। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आ गया भाई, शॉक थेरेपी क्या थी, इसके क्या परिणाम थे, परिणाम ही बताने। देखो, शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, है ना। शॉक थेरेपी जो है उसका मतलब क्या होता है, आघात पहुंचाकर उपचार करना। सोवियत संघ के विघटन के बाद, यानी कि 1991 में सोवियत संघ का जब विघटन हो गया, तो जो सोवियत जो देश थे, है ना, जो सोवियत देश थे, सोवियत संघ में शामिल देशों को समाजवाद से कौन सी विचारधारा की तरफ जाना था भाई, पूंजीवादी विचारधारा की तरफ जाना था। और पूंजीवादी विचारधारा को अपनाने के लिए, पूंजीवादी मॉडल को अपनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा धन दौलत की जरूरत थी, पूंजी की जरूरत थी। और ये पूंजी कौन प्रोवाइड कराएगा जी, IMF और वर्ल्ड बैंक यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के द्वारा जो शॉक थेरेपी का मॉडल था वो रेडी किया गया था। और इनके द्वारा रेडी किए गए इस मॉडल को हम शॉक थेरेपी कहते हैं। देखो क्या लिखा है, समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था की ओर संक्रमण, संक्रमण मतलब कि एक तरीके से जाना, यहाँ पे संक्रमण का मतलब है, जिसे विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित किया गया। यह मॉडल शॉक थेरेपी कहलाया, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आघात पहुंचाकर उपचार करना। ये शॉक थेरेपी की एकदम सटीक परिभाषा आपके NCERT बुक में भी दी हुई है, ठीक है। आगे आ जाओ, शॉक थेरेपी की विशेषता क्या थी भाई, विशेषता वैसे यहाँ पे पूछा नहीं गया, लेकिन हमने फिर भी लिख दिया है। विशेषता कई बार अलग से आ जाता है, अलग से शॉक थेरेपी की विशेषता पूछ सकते हैं। तो शॉक थेरेपी की विशेषता क्या थी, सामूहिक फर्मों को निजी फर्मों में बदला गया, यानी कि पहले सामूहिक फर्में होती थी, सरकार द्वारा चीजें नियंत्रित की जाती थी, समूह बना के लोग खेती करते थे, ग्रुप में खेती किया करते थे। लेकिन अब पूंजीवादी पद्धति से खेती होगी, निजी फर्म होंगे, यानी कि एक व्यक्ति का मालिकाना हक होगा। मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व था, मतलब कि अब सभी व्यक्ति को पर्टिकुलर जमीनें दी गई, वहां पे उनको खेती करनी थी, यानी कि निजीकरण को बढ़ावा दिया गया कहीं ना कहीं, है ना। मुक्त व्यापार को अपनाना जरूरी माना गया, यानी कि मुक्त बाजार की जो नीति है उसको बढ़ावा दिया गया। पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन, वित्तीय खुलापन मतलब कि मुद्रा को आपस में बदलना, एक्सचेंज करना, बाहर के साथ व्यापार करना, ये सब चीजें शुरू हो गई। तो ये शॉक थेरेपी की विशेषता थी भाई। अब आ जाओ परिणाम, शॉक थेरेपी के परिणाम क्या रहे, मेन पॉइंट हमारा। देखो, रूस का पूरा का जो पूरा औद्योगिक ढांचा था ना, शॉक थेरेपी के कारण चरमरा उठा, औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा था भाई। शॉक थेरेपी के कारण पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो तहस नहस हो गई थी, है ना। रूस में पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा जो था वो चरमरा उठा था। दुनिया का सबसे बड़ा गैराज सेल हमें इसी दौरान देखने को मिलता है। गैराज सेल हुआ, यानी कि लगभग 90% उद्योग धंधों को निजी कंपनियों के हाथों, निजी हाथों में औने पौने दामों पे बेच दिया गया, जो इतिहास का सबसे बड़ा गैराज सेल भी कहा जाता है, ठीक है जी। अगला पॉइंट देखो, कालाबाजारी शुरू हो गई भाई। लोगों ने जो ये बिक्री हो रही थी, जो उद्योग धंधों की लगातार बिक्री हो रही थी, उसके लिए
नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए थे, लेकिन इन अधिकार पत्रों को कालाबाजारी में उन्होंने बेच दिया क्योंकि उनको पैसों की जरूरत थी, है ना। तो कालाबाजारी की प्रक्रिया देखने को मिलती है। मुद्रास्फीति देखने को मिलती है। मुद्रास्फीति का मतलब है मुद्रा के कीमतों में गिरावट आ जाना, मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट आ जाना, ठीक है। जैसे कि पहले आप अगर 1 रुपए में 2 टॉफी खरीदते थे, तो अब 1 रुपए में आप मात्र 1 टॉफी ही खरीद सकते हैं, या वही टॉफी आपको हो सकता है 2 रुपए में मिले। तो मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई का बढ़ जाना। जब महंगाई बढ़ जाती है तो मुद्रा की क्रय शक्ति जो है अपने आप कम हो जाती है ना। तो मुद्रास्फीति में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई, और इसके अलावा जो रूसी मुद्रा रूबल है उसमें नाटकीय ढंग से गिरावट देखने को मिलता है, रूबल में गिरावट, ठीक है जी। आगे देखो, खाद्यान्न संकट हमें देखने को मिलता है भाई, खाने पीने की जो वस्तुएं है, क्योंकि खेती बाड़ी अब पूंजीवादी पद्धति से शुरू हो रही है, सामूहिक जो खेती प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया गया था, तो इस वजह से खाद्यान्न सुरक्षा अब मौजूद नहीं था। सरकार पहले लोगों को सस्ते दाम पे ये सुविधा उपलब्ध कराती थी, लेकिन अब वो भी नहीं मिल रहा है। पुराने समाज कल्याणकारी नीति समाप्त हो गई, जो समाज के कल्याण के लिए जो सरकार नीतियां चलाने लग रही थी, अब वो सब समाप्त हो गई। माफिया वर्ग का उदय हुआ। माफिया वर्ग बोले तो आप सभी को पता है, रेल लगा देंगे, रेल लगा देंगे, मतलब जो भाई लोग होते हैं, भाईजान होते हैं, है ना। तो माफिया वर्ग यानी कि डॉन लोग, डॉन गैंगस्टर्स, बहुत सारे गैंगस्टर उभर के सामने आ गए। अब उन्होंने, गैंगस्टर लोगों ने क्या किया, मतलब माफिया वर्ग ने क्या किया, गैंगस्टर बोल दो या फिर जो अपनी दादागिरी चलाते हैं, ऐसे लोगों ने क्या किया, सारी आर्थिक गतिविधियों को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो इतने पॉइंट काफी है, 7 पॉइंट बता दिए, कोई भी 6 पॉइंट लिख देना, 1-2 पॉइंट और नीचे लिखे हुए, अमीरी और गरीबी का फासला भी बढ़ गया था। ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख देना, इनफ है, इनफ है, इनफ है, इनफ है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है भारत और रूस संबंध पर रोशनी डालिए। भारत और रूस के बीच में संबंध आपको बताने हैं, ठीक है जी। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारा, भारत और रूस के बीच हम संबंध की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन संबंध स्टार्टिंग से ही रहे हैं रशिया के साथ हमारे, है ना। अभी जो रूस के जो राष्ट्रपति है पुतिन साहब, वो इंडिया के दौरा पे अभी रखे हैं। तो बहुध्रुवीय विश्व का सपना है, दोनों ही देश बहुध्रुवीय विश्व का सपना देखते हैं। इसका मतलब क्या है, बहुध्रुवीय विश्व का मतलब इन दोनों देशों के लिए क्या है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय मतलब ताकतें मौजूद हो, है ना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारी ताकतें मौजूद हो, बहुत सारे देश जो हो वो चीजों को एक तरीके से नियमित करे, चीजों को चलाए, है ना। इसके अलावा सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो, मतलब कि अगर किसी एक देश पे हमला होता है तो सभी देश उसको अपने ऊपर खतरा माने, अपने ऊपर आक्रमण मान के उस देश की रक्षा करे, यानी कि सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी होना जरूरी है। दोनों ही देश ऐसा चाहते हैं। क्षेत्रीयता को जगह मिले, मतलब क्षेत्रीयता को जगह देने का मतलब ये कि जो क्षेत्रीय संगठन है उनको भी महत्व दिया जाए, है ना जी। ठीक है, देखो क्या लिखा है, अंतरराष्ट्रीय पलट पटन पर सभी क्षेत्रीय संगठनों को अधिक जगह मिलनी चाहिए ताकि वो अपने क्षेत्र की समस्याओं पर समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसको रख सके। मतलब जो क्षेत्रीय संगठन की जो बातें है उसको भी महत्व दिया जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत के माध्यम से हो, मतलब जो भी समस्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे है उसका समाधान बातचीत से हो। युद्ध वगैरह को पूरी तरीके से खारिज कर दे दोनों देश, है ना। प्रत्येक देश की स्वतंत्र विदेश नीति और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं द्वारा निर्णय लिए जाए। इन संस्थाओं को सुदृढ़, मतलब कि मजबूत, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, मजबूत बनाया जाए। इसके अलावा लोकतांत्रिक तथा शक्ति संपन्न बनाया जाए, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितने फैसले हैं वो जो यूएनओ है उसके मदद से लेने चाहिए। इसके अलावा कुछ सामरिक समझौते भी दोनों देशों के बीच में हो रखे हैं, जैसे 2001 में भारत और रूस के बीच में सामरिक समझौते के रूप में आप देखेंगे कि 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए थे। इसके अलावा बस और भी पॉइंट है यहाँ पे, जैसे कि कश्मीर के मुद्दे पे हमेशा रूस ने भारत को सपोर्ट किया है। हम रसिया के सबसे बड़े हथियारों के आयातक देशों में से एक है। तेल भी बहुत ज्यादा हम वहां से आयात करते हैं, तो ये पॉइंट भी लिख सकते हो आप, है ना। चलिए अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। यूरोपीय संघ के प्रमुख विशेषता बताइए, या फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछेंगे, यूरोपीय संघ को शक्तिशाली क्षेत्रीय संगठन बनाने वाले प्रमुख कारण कौन से हैं। ऐसे कौन से कारण है जो कि
यूरोपीय संघ को एक बहुत ही पावरफुल क्षेत्रीय संगठन बनाते हैं। देखिए, यूरोपीय संघ को पावरफुल क्षेत्रीय संगठन बनाने में सबसे पहला कारण आप बता सकते हो उसकी आर्थिक विशेषता। आर्थिक तौर पे जो यूरोपीय संघ है वो बहुत ज्यादा पावरफुल संगठन हम कह सकते हैं। जैसे कि 2005 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी इसकी, है ना। 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी इसके पास। इसके अलावा अभी नया डाटा जो है 2017 का डाटा है, उसके अकॉर्डिंग आई थिंक दूसरे सेकंड नंबर पे है ना। यूरो डॉलर के लिए खतरा है। जो यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है यूरो, वो पूरे डॉलर अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। सकल घरेलू उत्पाद लगभग 12,000 अरब डॉलर से भी ज्यादा। 2005 में, 2005 पुराना डाटा भी आप लिख सकते हैं। जो नया डाटा है, नई एनसीईआरटी बुक में नया डाटा दे रखा है तो उसका भी यूज आप कर सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। आप ये भी डाटा दे सकते हो, है ना। सकल घरेलू उत्पाद इसका 12,000 अरब डॉलर के आसपास था। विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुना ज्यादा इसकी हिस्सेदारी है। ठीक है जी। तो ये तो आर्थिक शक्ति की बात हमने कर ली। अब इसकी सैन्य विशेषता की बात कर लेते हैं। तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है इसके पास। 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस के पास परमाणु हथियार है, लेकिन ब्रिटेन तो अब इसका सदस्य नहीं है, तो इसको हटा दो। फ्रांस के पास, यूरोपीय संघ के का एक देश है फ्रांस, उसके पास है परमाणु हथियार, जो कि परमाणु संपन्न संगठन बनाता है इसको। इसके अलावा 2 सदस्य देश, फिर ब्रिटेन को नाम काटो। फ्रांस के पास संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता भी है, यानी कि वीटो पावर भी है ना, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के फैसलों को बदलने में बहुत ज्यादा मददगार सिद्ध होता है। देखो क्या लिखा है, 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया, यानी कि ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ को टाटा बाय बाय कर दिया, अलग हो गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं, आसियान शैली से आप क्या समझते हैं। देखो, आसियान शैली की अगर हम बात करें तो आसियान एक क्षेत्रीय संगठन है और इसने बहुत सारे ऐसे कारनामे किए हैं जिसमें इसने शांति को बढ़ावा दिया है ना, टकराव को कम करने की कोशिश की है। और यही जो इसका काम करने का जो तरीका है ना, वो कहीं ना कहीं आसियान शैली कहा जाता है, आसियान शैली। ठीक है जी। मेल मिलाप को बढ़ावा देकर टकराव का शांतिपूर्वक तरीके से समाधान करके आसियान ने काफी यश कमाया है और इसी को आसियान शैली कहते हैं, सिंपल नाम। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आसियान के झंडे के बारे में भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं जो कि अलग से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना। बीच में क्या है, 10 धान की बालियां है दिखाया गया, जो आसियान के देशों की एकता को दिखाता है। नीला शांति और स्थिरता का प्रतीक है, नीला कलर। लाल साहस और गतिशीलता का प्रतीक है, सफेद शुद्धता, है ना। और पीला समृद्धि का प्रतीक है। तो आसियान झंडे के बारे में वैसे क्वेश्चन बनता नहीं उतना, रहने देते इसको। चलो, हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है कि चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोला। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। देखो, चाइना ने अपनी अर्थव्यवस्था को वास्तव में बहुत ही चरणबद्ध का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, है ना। और बहुत ही सोच समझ के, सूझबूझ के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना शुरू किया। हम सभी को पता है कि जब चाइना स्वतंत्र हुआ 1949, है ना, चीनी गणतंत्र की स्थापना हुई चाइना में। तो बहुत मतलब भारत जैसी स्थिति थी उसकी, एकदम भारत जैसी, इंडिया जैसी। रिसोर्सेज की कमी है, बाहर से चीजें आयात नहीं कर रहा, अपने घर में ही बना रहे, अपने घर में ही खा रहे, वहीं पे सारी चीजें होती, मतलब व्यापार वगैरह बाहर से नहीं कर, पूरे संबंध तोड़ रखे। ठीक है, फिर धीरे धीरे जो असली जो हम देखते हैं, मतलब मेन जो डिसीजन लिए गए ना 1970 के आसपास, 1970 के आसपास डिसीजन लिए गए। जैसे कि चरणबद्ध ढंग से कैसे कैसे खोला उसने। सबसे पहले अमेरिका के साथ संबंध बनाए, है ना। 1972 में पहली बार चीन ने अमेरिका के साथ संबंध बनाए। 1973 में उसने उस समय के जो चीनी प्रधानमंत्री थे चाओ एन लाइन, उन्होंने कृषि, उद्योग, सेना और विकास और प्रौद्योगिकी में विकास का प्रस्ताव रखा। मतलब 4 प्रस्ताव जो है, चाओ एन लाइन ने 4 प्रस्ताव रखे थे, जिसमें कृषि को आधुनिक बनाना है, उद्योग को आधुनिक बनाना है, सेना को और प्रौद्योगिकी को और ज्यादा आधुनिक बनाने का प्रस्ताव इन्होंने रखा था। फिर हम देखते हैं इसके लगभग कुछ साल बाद 1978 में जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था देंग स्वामपेंग, नाम याद रखना भाई, देंग स्वामपेंग ने क्या किया, खुले द्वार की नीति अपनाई, ओपन डोर पॉलिसी, यानी कि पूरी दुनिया के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दिया। कोई भी व्यापार करे, कहीं से भी चीजें आयात करे, कहीं भी निर्यात करे। तो ये था खुले द्वार की नीति। और इसी समय चाइना की नई आर्थिक नीति भी आ गई थी भाई, नई आर्थिक नीति, है ना। नई आर्थिक नीति, हमारी नई आर्थिक नीति आई 1991 में आई।
काफी बाद में, लेकिन चाइना 1978 में ही अपनी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आ गया था। ठीक है, अगला क्या है, 1982 में हम देखते हैं कि खेती का निजीकरण कर दिया गया। खेती के निजीकरण का मतलब क्या है कि अब सामूहिक खेती नहीं हो रही है, अब पर्टिकुलर किसी निजी व्यक्ति को खेत दे दिया गया, वो अपना खेती कर रहा है ना। तो इससे क्या है कि लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है खेती में। आगे देखो, 1988 में उद्योगों का निजीकरण कर दिया भाई। 1988 में क्या हुआ, उद्योगों का निजीकरण कर दिया, यानी कि उद्योग धंधे भी अब निजी हाथों में चले गए। खेती से पैदावारी करके फिर उनको तैयार माल में बदल के फिर मार्केट में बेचना, ये सब शुरू हो गया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का गठन किया गया, यानी कि स्टेज का निर्माण किया गया। देखो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की हम बात करें तो एक ऐसा पिछड़ा हुआ एरिया जहां पे सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दो, टैक्स में छूट दे दो, बिजली उपलब्ध करा दो, है ना, पानी उपलब्ध करा दो, यातायात के साधन बेहतर कर दो, और सारी विदेशी कंपनियों को एक ही जगह पे आने के लिए। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का हमारा जो बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारे देश में, वो है नोएडा, है ना। नोएडा को स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत इंडिया में रखा गया, लेकिन चाइना इससे पहले बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए, जिससे कि विदेशी पूंजी निवेश, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई, एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हुई स्पेशल इकोनॉमिक जोन के वजह से। इसके अलावा 2001 में हम देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन में चाइना जो है वो शामिल हो जाता है, और इस तरीके से चरणबद्ध ढंग से अपनी अर्थव्यवस्था को खोलता है। और इसने, आज आपको पता है कि इन्हीं फैसलों की वजह से आज चाइना किस पोजीशन पर पहुंच चुका है। चलिए आगे देखो, अब चीन में आर्थिक सुधार किए गए, लेकिन उसका फायदा सभी को नहीं मिला। उसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है, चीन में आर्थिक सुधार का फायदा सभी को नहीं मिला, कारण बताइए, है ना। तो वहां पर सुधार का फायदा जो है, लाभ है, वो सभी को नहीं मिल पाया। चीन में बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगार बहुत ज्यादा है, 10 करोड़ लोग अभी भी रोजगार की तलाश में हुआ। महिलाओं के काम करने की स्थिति बहुत ही घटिया है, बहुत ही घटिया। जैसे कि लगभग यूरोप में 18वीं 19वीं सदी में महिलाओं के काम करने की स्थिति थी, वैसे घंटों काम लिया जा रहा है। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी उनको काम पे बुलाया जा रहा है ना। कई बार रविवार को छुट्टी नहीं दिया जा रहा है। तो ये है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ा है ना। गांव और शहरों के बीच में जो आर्थिक असमानता है, उसमें भी लगातार वृद्धि देखने को मिला है कि भाई जो शहरी एरिया है वो बहुत डेवलप हो गए, ग्रामीण क्षेत्रों में वो विकास देखने को नहीं मिल रहा। तो ये सब पॉइंट आप यहां पे बताएंगे। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं, मतलब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न होने के कारण बताइए। पाकिस्तान में आज तक कोई भी प्रधानमंत्री 4 साल से ज्यादा नहीं टिक पाया भाई, स्थायी लोकतंत्र बन ही नहीं पाया। क्या रीजन है, ऐसे क्या कारण है जैसे कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी तौर पे नहीं चल पाया है। तो पाकिस्तान में लोकतंत्र का स्थायी ना होने के पीछे बहुत सारे रीजन माने जाते हैं, बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से हाँ, तो पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी ना होने के पीछे का जो मेन रीजन माना जाता है वो है सेना, धर्मगुरु और भूस्वामियों का वहां पे दबदबा है ना, बहुत ज्यादा दबदबा है, जो कि कई बार निर्वाचित सरकार को बदल के उन्होंने गिरा के सैनिक शासन को कायम करवाने में मदद की है। इसके अलावा पाकिस्तान का भारत के साथ क्या रहता है, तनातनी रहता है, हमेशा संघर्ष बना रहता है। तो ऐसे में लोग, वहां के आम नागरिक भी ये सोचते हैं कि पाकिस्तान के लोकतंत्र में खोट है, कमियां है, वो सही से हमारे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सैनिक शासन होना चाहिए, सेना हमारे को सही से हमें प्रोटेक्ट कर सकती है, हमारी रक्षा कर सकती है। ये भी एक रीजन माना जाता है जिससे कि लोकतांत्रिक समर्थन समूह जो है वो बहुत कमजोर है वहां। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले, इसके लिए कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिल पाता है। इसके वजह से सेना को अपना प्रभुत्व कायम करने में बहुत ज्यादा मदद मिला है वहां। इसके अलावा अमेरिका और पश्चिमी देश, जो पश्चिमी मुल्क है, वो सोचते हैं कि पाकिस्तान के पास जो परमाणु हथियार, पाकिस्तान में अगर लोकतंत्र आ जाता है
तो वहां का जो परमाणु हथियार है वो सुरक्षित नहीं रहेगी, वो किसी आतंकवादी के हाथों में लग सकता है या फिर किसी गलत हाथों में जा सकता है, जो कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है। तो ये देश भी इस वजह से वो वहां पे लोकतंत्र को प्रमोट नहीं करते। ठीक है जी, तो ये पॉइंट आप बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, श्रीलंका में जातीय संघर्ष का वर्णन कीजिए। श्रीलंका में जातीय संघर्ष का वर्णन कीजिए। देखो श्रीलंका में एक अलग टाइप की समस्या थी, है ना, लोकतंत्र या फिर विकास की समस्या नहीं, बल्कि जातीय संघर्ष, डेवलपमेंट वगैरह, लोकतांत्रिक देश है, विकास भी बहुत तेजी से करा श्रीलंका ने, लेकिन वहां की सबसे प्रमुख समस्या थी जातीय संघर्ष, है ना, जातीय संघर्ष। जातीय संघर्ष किसके बीच में हो रहा था भाई? जो सिंहली लोग थे और जो तमिल थे, इनके बीच में, है ना। सिंहलियों ने बोला श्रीलंका जो है अपन भाई लोगों का है, यहाँ पे सिंहली लोग ही रहेंगे, यहाँ पे सिंहली भाषा ही बोली जाएगी, यहाँ पे सिंहली लोगों को ही सरकारी नौकरी दी जाएगी। तमिलों ने बोला भाई हमारे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों कर रहे हो, हमें भी सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी चाहिए, हमारे को अपना अलग देश चाहिए, है ना। तो सिंहली ने बोल दिया कि भाई ऐसा कोई मांग तुम्हारी पूरी नहीं होगी। तमिल वाले आ गए गुस्से में। ज्यादातर तमिल, वैसे तमिल जो थे वो भारत के तमिलनाडु से तमिल बोलने वाले हैं, सिंहली सिंहली भाषा बोलते हैं, तमिल भाषा बोलते हैं, तो दोनों में अंतर है। ये गए थे अंग्रेजी ब्रिटिश राज में गए थे बागानों में काम करने के लिए, उनको श्रीलंका लेके जाया गया, तमिलनाडु के लोग थे ज्यादातर, केरल तमिलनाडु से लेके गए थे, साउथ इंडिया से ज्यादातर लोग गए थे। अब भाई तमिलों को उनकी जो मांग है वो सिंहलियों ने नहीं माना, इसीलिए क्या होता है, इन्होंने एक उग्रवादी संगठन बनाया जिसको हम क्या बोलते हैं, लिट्टे। देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, हाँ देखो, है ना, इन सब जो भी इनके साथ भेदभाव हो रहा था, जो समस्याएं जो थी, उसको लेकर इन्होंने लिट्टे नामक संगठन बनाया, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, यह संगठन बनाया गया। और इन्होंने मांग की कि जो मतलब इन्होंने लगातार जो श्रीलंका की सेना है उसके साथ लगातार युद्ध कर रहे हैं और अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं, अपने लिए ये अलग देश की डिमांड कर रहे हैं, है ना। खैर अब ये जो जातीय संघर्ष है वो खत्म हो चुका है ना। 2010 के आसपास ये श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष है उसकी समाप्ति हो चुकी है। 2010 में जो लिट्टे का प्रमुख था प्रभाकरन, प्रभाकरन नाम था उसका, प्रभाकरन को मार दिया श्रीलंकाई सेना ने, और उसके बाद ये जो संगठन है मतलब ये जो संगठन है वो भी लगभग ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और जातीय संघर्ष भी खत्म हो चुका है। तो ये पॉइंट आप बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है भारत और बांग्लादेश के संबंधों का वर्णन कीजिए। भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध कैसे हैं? संबंध हमें कुछ अच्छे संबंध भी देखने को मिलेंगे, यानी कि सकारात्मक संबंध, संबंधी लिखा गया, संबंध भी देखने को मिलेंगे और कुछ नकारात्मक संबंध भी हमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहले अगर हम सकारात्मक संबंध की बात करें तो भारत और बांग्लादेश कई मसलों पर एक दूसरे को सहयोग करते हुए दिख जाएंगे। पिछले 20 वर्षों से के दौरान दोनों के बीच में आर्थिक संबंध ज्यादा बेहतर हुए, लगातार एक दूसरे को आर्थिक मामले में सपोर्ट कर रहे हैं दोनों देश। बांग्लादेश भारत के पूर्व चलो की नीति का हिस्सा है। इस नीति के अंतर्गत म्यांमार के जरिए दक्षिणी पूर्वी एशिया से संपर्क साधने की बात कही गई। दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो देश है उनके साथ संबंध बनाना है पूर्व चलो की नीति के तहत भारत को, और भारत की जो पूर्व चलो की नीति है उसका हिस्सा है बांग्लादेश भी। ठीक है, आपदा प्रबंध और पर्यावरण के मसले पर दोनों एक दूसरे को निरंतर सहयोग कर रहे हैं। जो भी समस्या आती है तो उसमें एक दूसरे को दोनों देश सहयोग करते हैं। ठीक है जी, तो इन बातों से समझ में आता है कि संबंध अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में संबंध खराब हो रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट भी हमें यहाँ पे नकारात्मक संबंध में बताने, यानी कि मुख्य विवाद क्या है, भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद के मुद्दे क्या कौन कौन से। हजारों बांग्लादेशियों का भारत में क्या होता है, अवैध रूप से प्रवास देखने को मिलता है। दिल्ली में भी बहुत सारे बांग्लादेशी जो लोग हैं वो अलग अलग बस्तियां बना के झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर समस्या है, खास करके कोलकाता, कोलकाता में बहुत सारे बांग्लादेशी लोग आपको दिख जाएंगे वहां पे, है ना। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जल बंटवारे को लेकर भी दोनों के देशों के बीच में विवाद रहा है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो आपका इंडिया से होते हुए बांग्लादेश में जाती है। तो बांग्लादेशी सरकार का आरोप है कि बहुत मतलब हम पानी प्रोवाइड सही से नहीं करवा पा रहे हैं, या पानी हम ज्यादा यूज में ले आ रहे हैं, तो ये चीजें भी है ना। बांग्लादेश द्वारा भारत के प्राकृतिक गैस का निर्यात ना करना, है ना, जो भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात नहीं करता, इससे भी भारत नाखुश है। बांग्लादेश द्वारा भारत विरोधी मुस्लिम जमातों का समर्थन, भारत विरोधी जो मुस्लिम जमात है, जो संगठन है, उसको बांग्लादेश क्या करता है, सपोर्ट करता है, तो इससे इंडिया नाराज रहता है भाई। इसके अलावा भारतीय सेना को पूर्व में जाने के लिए रास्ता ना देना। जब अब आप देखेंगे जैसे कि
ये हमारा, जैसे अगर आप इस साइड का आप मैप देखोगे, है ना, ये आप अगर आप इस साइड का मैप देखोगे तो ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है। अगर हमारी सेना को इधर इधर के राज्यों में जाना है ना, जो पूर्वोत्तर के राज्य में जाना है, तो हमें हमारी सेना को कई बार लंबा घूम के जाना पड़ता है। अगर बांग्लादेश की जो सरकार है अगर अपना रोड दे दे, अपना जगह दे दे, तो हम शॉर्टकट पकड़ के चले जाए, लेकिन कई बार ये मना कर देते हैं, तो इससे भी समस्या हो जाती है भाई। इससे भी समस्या हो जाती है कि भारतीय सेना को पूर्व में जाने के लिए रास्ता नहीं देता। तो ये सारे विवाद के मुद्दे हैं भारत और बांग्लादेश के लिए। सबको समझ में आया? फायर वाली इमोजी के साथ यस लिख देना। यस भैया, मजा आ रहा है, आप तो समझा रहे हो, सब समझ। ये मुझे मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए, और जोश के साथ और दम के साथ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। कमेंट बॉक्स में जरूर फायर वाली इमोजी के साथ यस लिखना है, अगर मेरा एफर्ट आप लोगों को पसंद आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों होती है? अंतरराष्ट्रीय संगठन हमें क्यों चाहिए? पहले आसान आसान से हलवा हलवा से पॉइंट है। पहला, विश्व में शांति की स्थापना करने के लिए, विश्व के आर्थिक विकास के लिए, युद्ध की रोकथाम के लिए। भाई युद्ध को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन चाहिए। कई युद्धों को रोका है, कई छोटे छोटे विवादों पे देश लड़ना चाहते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ उनके ऊपर पाबंदी लगाते है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा लगाए गए पाबंदी की वजह से ही आज शायद भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध नहीं हो पा रहा, नहीं तो अभी तक कब का आर पार का गेम हो चुका हो, कब का। आगे देखो, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हमें चाहिए। इसके अलावा वैश्विक तापवृद्धि को रोकने के लिए, जो ग्लोबल वार्मिंग आज के समय में हम देख रहे हैं, बहुत गंभीर समस्या है, पोल्यूशन हो रहा है इससे, और बहुत सारी चीजें हो रही है जिसकी वजह से हमारा जो वैश्विक तापवृद्धि है लगातार बढ़ता जा रहा है ना। बीमारियों में और महामारियों को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन हमें चाहिए, है ना। आतंकवाद को खत्म करने के लिए, आतंकवाद जैसे खतरा को रोकने के लिए भी हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन की जरूरत पड़ेगी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? 1991 के बाद विश्व राजनीति में क्या बदलाव आए? भाई विश्व में क्या बदलाव आए 1991 के बाद? विश्व राजनीति में आपको क्या क्या बदलाव देखने को मिलता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत ही बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन है ना। सबसे पहले शीत युद्ध की समाप्ति हो गई थी, युद्ध समाप्त। सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में, हमें पता है। अमेरिका सबसे बहुत बड़े महाशक्ति के रूप में, एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभर के सामने आया पूरी दुनिया में। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन गया रूस, ये बात हम सबको पता है। रूस को सोवियत संघ की अधिकारी घोषित किया गया। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस के साथ अमेरिका के संबंध अब सहयोगात्मक है, मतलब ज्यादा गंभीर संबंध नहीं है। एशिया की अर्थव्यवस्था तेज गति से विकसित कर रही है, मतलब विकास कर रही है। चीन बहुत तेजी से महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, और भारत भी कम नहीं है भाई, भारत भी इसके पीछे पीछे है ना। विश्व के सामने नई चुनौतियां हैं। अभी के समय में आप देखो 1991 के बाद विश्व के सामने बहुत सारी नई नई चुनौतियां उभर के सामने आ गई, जैसे कि आतंकवाद, जातीय संघर्ष, है ना, परमाणु हथियार लगातार बनते जा रहे हैं, पर्यावरणीय समस्याएं, पर्यावरण से जुड़े बहुत सारे समस्या हमें देखने को मिलता है। ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे। चलिए 21वां क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। 21वां क्वेश्चन क्या है? 1997 में कोफी अन्नान सुरक्षा परिषद में शामिल होने वाले स्थायी, उस समय वो सुरक्षा परिषद के प्रमुख कह सकते हैं, है ना, वो थे, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख थे। 1997 में कोफी अन्नान ने क्या किया था? सुरक्षा परिषद में शामिल होने वाले स्थायी और अस्थायी देशों के लिए क्या योग्यताएं निश्चित की थी, मतलब क्या योग्यताएं होनी चाहिए जिससे कि किसी देश को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिल जाए। तो ये सारे पॉइंट है आसान आसान से, जैसे कि वो देश बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति हो, सैन्य शक्ति के लिहाज से बहुत बड़ा देश होना चाहिए, मतलब बड़ी सैनिक पावर उसके पास हो, सैन्य पावर हो। आज आबादी के लिहाज से एक बहुत बड़ा देश होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में योगदान देता हो, मानवाधिकार और लोकतंत्र को मानने वाला देश हो। यह देश अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक लिहाज से पूरे विश्व की विविधताओं की नुमाइंदगी करता हो, मतलब प्रतिनिधित्व करता हो, विविधताओं से भरा हुआ देश, ऐसा कह सकते हो आप। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे बताएंगे। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 22। आज के बदलते परिवेश में यूएनओ को प्रासंगिक यानी कि उपयोगी बनाने वाले कारक बताइए। मतलब अभी के समय में आप चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया में अपनी भूमिका बढ़ाए, अपनी उपयोगिता बढ़ाए, अपनी प्रासंगिकता बढ़ाए, तो कौन कौन से उपाय होने चाहिए? सबसे पहले शांति संस्थापक आयोग का गठन किया जाए, है ना। यदि कोई अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर पा रहा तो पूरे विश्व बिरादरी उसकी जिम्मेदारी उठाए।
मानव अधिकार परिषद की स्थापना की जाए, जो कि लगभग 2006 में स्थापना की भी जा चुकी है, जो कि मानव अधिकारों की रक्षा के लिए काम करने लग रही है। सहस्त्राब्दी विकास का लक्ष्य रखना चाहिए। सहस्त्राब्दी विकास मतलब 1000 साल का पूरा लक्ष्य बना लो, भाई पूरी दुनिया को हम ऐसा बना देंगे 1000 साल में, ऐसा कुछ, इस पॉइंट का मतलब तो ऐसे ही होगा। हर रूप रीति से आतंकवाद की निंदा की जानी चाहिए। ट्रस्टीशिप काउंसिल की समाप्ति, ये हो भी चुका है भाई, लगभग 1998 के आसपास जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है उसकी स्थापना की समाप्ति की जा चुकी है, जो पलाऊ की आजादी के बाद ये खत्म हो गया। ठीक है, ये खत्म है वैसे। ठीक है, लोकतांत्रिक कोष का गठन होना चाहिए भाई, है ना। लोकतांत्रिक कोष का एक लोकतांत्रिक कोष का गठन हो, जो कि दुनिया में लोकतंत्र की स्थापना के लिए काम करे। चलिए अगला पॉइंट, अरे ये तो हम वैसे पहले भी कर चुके हैं, है ना। सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता क्यों मिलनी चाहिए? सुरक्षा परिषद में भारत को भाई स्थायी सदस्यता क्यों मिलनी चाहिए? तो आपको पता है, बड़ी जनसंख्या है भारत के पास, बड़ी अर्थव्यवस्था है, बड़ी सैन्य शक्ति है भारत, यूएनओ में लगातार योगदान देता है, मानव अधिकार और लोकतंत्र को मानने वाला देश है, क्षेत्रफल के लिहाज से बहुत बड़ा देश है भारत, यूएनओ की हर पंक्ति में सहभागी रहा है, मतलब हर कदम कदम पे साथ रहा है। ये सारे पॉइंट तो मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को, है ना। चलिए, हाँ ये क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता क्यों नहीं मिल पा रही भाई, क्यों नहीं मिल पा रही? क्या कारण है कि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं मिल पा रही? पहला देखो, पाकिस्तान के साथ साथ जिन देशों के साथ संबंध कटुपूर्व है, पूर्वक है, मतलब अच्छे संबंध नहीं है भारत के, वह भारत के परमाणु हथियारों को लेकर आशंकित है तथा भारत का सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में विरोध करते रहे। हमेशा पाकिस्तान और जिनके साथ भी भारत के संबंध खराब है वो हमेशा विरोध करते रहे, है ना। पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध खराब है, इसलिए कुछ देश का मानना है कि भारत प्रभावी रूप से काम नहीं कर पाएगा, निष्पक्ष तौर पे काम नहीं कर पाएगा, हर बार हर नीति में पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, पाकिस्तान के खिलाफ जो भी फैसले होंगे उसको सपोर्ट करेगा, उसको जाहिर सी बात है वो तो करेगा ही करेगा। चीन का समर्थन भी नहीं मिलता। जो 4 सुरक्षा परिषद के देश हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, अमेरिका, वो सपोर्ट करते हैं, बस चाइना पीछे हट जाता है, चाइना हमेशा इसकी बात का विरोध कर देता है, तो चीन का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, है ना। कुछ देश का मानना है कि यदि भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलती है तो भारत के अलावा और भी देश जो है वो बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं, उनको भी मिलनी चाहिए, है ना। जैसे कि आप साउथ अफ्रीका की बात कर लो, ब्राजील की बात कर लो, जर्मनी की बात कर लो, इनको भी मिलनी चाहिए क्योंकि ये भी भाई बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं, है ना। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से नहीं मिल पा रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, परंपरागत सुरक्षा के उपाय कौन कौन से हैं? परंपरागत सुरक्षा में क्या होता है? परंपरागत सुरक्षा में सुरक्षा के ऊपर खतरा कोई बाहरी देश होता है जो कि हमले की धमकी दे रहा है ना, युद्ध की धमकी दे रहा है। तो इस समय हमारे पास कौन कौन से उपाय होंगे? परंपरागत सुरक्षा के उपाय कौन कौन से? पहला उपाय है शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन का मतलब होता है कि आप अपने दुश्मन के बराबर अपनी शक्ति कर लो। अगर दुश्मन के पास 4 हथियार है, आप भी 4 हथियार खरीदो, दुश्मन के पास 10 हथियार है, आप भी 10 हथियार कर दो, तो इसको बोलते हैं शक्ति संतुलन। यानी कि सामने वाले को भी पता होगी भाई अगर वो युद्ध करेगा तो आपके पास भी इतनी क्षमता है कि आप उसकी रेल लगा, है ना। पड़ोसी देशों के बराबर या अधिक सैन्य क्षमता विकसित करना, यह शक्ति संतुलन है। आप सैनिक गठबंधन बनाओ, ठीक है, समझौता करो देश के साथ, सैन्य गठबंधन बना लो, ठीक है। जैसे कि नाटो है, वार्सा संधि है। नाटो में क्या है कि किसी एक देश के ऊपर हमला होगा, सभी देश मिलकर उसको बचाएंगे और हमला करने वाले देश को धूल चटाएंगे। तो ये होता है सैनिक गठबंधन। निशस्त्रीकरण, है ना। निशस्त्रीकरण का मतलब ये कि भाई आप भी और दूसरे देशों को भी ये कहा जाए कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा जो खतरनाक हथियार है, रासायनिक हथियार है ना, उनको ना बनाए। न्याय युद्ध, न्याय युद्ध भी एक उपाय हो सकता है। युद्ध का प्रयोग या आत्मरक्षा या दूसरे को जनसंहार से बचाने के लिए। न्याय युद्ध का मतलब क्या है कि आप युद्ध तभी करेंगे जब आपको अपने ऊपर खतरा माना जाएगा या फिर कहीं पे जनसंहार हो रहा है, लोगों को, निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, उस कंडीशन में आप युद्ध करेंगे, वो न्याय युद्ध है ना। कि कमजोर लोगों को मारा जा रहा है तो आप उसको सपोर्ट करेंगे। विश्वास बहाली, विश्वास बहाली मतलब कि अपने सामने वाले प्रतिपक्ष को, अपने दुश्मन को ये विश्वास दिला दो कि हम आपके ऊपर हमला नहीं करें,
आप अपने हथियारों के बारे में बता दो कि हमारे पास इतनी हथियार है, इतनी सैनिक है जो कि यहाँ तैनात है, सामने वाला ही बताएगा आपको। तो ये होता है विश्वास की बहाली। अगर भारत पाकिस्तान में ऐसा होता है तो खैर होगा नहीं, सबको पता है ना। तो ये विश्वास की बहाली भी एक सुरक्षा का प्रमुख उपाय माना जा सकता है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की सुरक्षा रणनीति बताइए। वेरी वेरी इस चैप्टर का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सुरक्षा रणनीति क्या, मतलब भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए कौन कौन सी नीतियों को अपनाया है। तो भारत की सुरक्षा रणनीति में 4 पॉइंट आते हैं, 4 हेडिंग बने हुए हैं, नीचे एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से कर रखे। पहला हेडिंग है सैनिक क्षमता को मजबूत करना। भारत के लगातार युद्ध हो चुके हैं कई बार पाकिस्तान के साथ। 1948 में पहला युद्ध, 1947 में हो गया। दूसरा 1965 में हुआ। तीसरा 1971 में हुआ। चौथा 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। कारगिल युद्ध ये तो बांग्लादेश के को लेके हुआ था। ये इधर आपका जम्मू कश्मीर को लेके हुआ था, ये भी जम्मू कश्मीर को लेके हुआ। तो ये जो युद्ध हुए थे, साथ ही साथ चाइना के साथ भी युद्ध हुआ 1962 में ही। 1962 में चाइना के साथ युद्ध हुआ। तो इन युद्धों को देखते हुए भारत ने अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने के लिए भरपूर कोशिश, परमाणु परीक्षण किए 1974 में जो कि विफल रहा था। फिर 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किए ताकि आधुनिक हथियार विकसित किए जा सके, है ना। तो सैन्य क्षमता को मजबूत किया भारत ने। अंतरराष्ट्रीय संस्था व नियम कायदे कानून को मजबूत करने की कोशिश की है। यानी कि भारत का कहना है कि पूरी दुनिया में एक ही पंच होगा, वो है संयुक्त राष्ट्र संघ। सारे फैसले अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उसी की मदद से लेने चाहिए। अंदरूनी सुरक्षा को बढ़ावा दिया है। भारत के आंतरिक भाग में भी कई बार दंगे फसाद होते रहे, है ना, मारकाट होते रहे। खालिस्तान के मांग को लेकर पंजाब में जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहां पे बहुत बार हिंसा होते रहे। अभी मणिपुर में हिंसा हो गया। तो इनको रोकने के लिए भी भारत ने उचित कदम उठाए। आर्थिक विकास को तेज करना। भारत ने आर्थिक विकास को तेज करने की कोशिश की। गरीबों को टैक्स से मुक्त किया, अमीरों पे टैक्स लगाया, गरीबों को उससे बेनिफिट दिया, करने की कोशिश की है। खैर आर्थिक असमानता आज अपने चरम स्तर पे पहुंच चुका है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने कोशिश की कई बार गरीबों की भलाई के लिए नीतियां लागू करने की, लेकिन उसका फायदा खैर खास हो नहीं पाए। लेकिन आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की कोशिश की है। तो ये भारत की सुरक्षा रणनीति के 4 पॉइंट हो गए। देखो यहाँ पे सैन्य क्षमता को मजबूत करना पहला पॉइंट, इसका विस्तार पूर्वक तरीके से हमने समझाया है। यहाँ पे दूसरे पॉइंट को समझाया है, अंदरूनी सुरक्षा वाले को समझाया, और लास्ट में आपका हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए वैश्वीकरण का मतलब होता है प्रवाह। प्रवाह बोले तो फ्लो, है ना। इसमें क्या होता है, वैश्वीकरण में एक देश से दूसरे देशों के बीच में वस्तुओं का, सेवाओं का, विचारों का, पूंजी का आदान प्रदान होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण। सिंपल परिभाषा देखो क्या लिखा है, देखो देखो क्या लिखा है। वैश्वीकरण से तात्पर्य है प्रवाह। व्यक्ति, पूंजी, वस्तु, विचार, श्रम आदि का एक देश से दूसरे स्तर पर जाना ही वैश्वीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन 28वां देखो, भारत में वैश्वीकरण को क्यों अपनाए। तो भारत के पास विदेशी पूंजी भंडार की कमी हो गई थी। 1991 में हमने वैश्वीकरण की नीति अपनाई। विदेशी पूंजी भंडार की कमी हो गई थी। ठीक है, विश्व में समाजवादी विचारधारा का प्रभाव समाप्त हो चुका था 1991 में। तो हमें पूंजीवादी विचारधारा को अपनाना था, यानी कि अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना था, दुनिया के देशों के लिए खोलना था। मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, उस समय हमने वैश्वीकरण की नीति अपनाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव बताइए। तो जब भी आप राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रभाव की बात करते हैं तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव लिखने हैं। पॉजिटिव इंपैक्ट और नेगेटिव इंपैक्ट दोनों लिखने होंगे आपको। सबसे पहले आर्थिक प्रभाव में हम लिखेंगे नकारात्मक प्रभाव क्या रहे वैश्वीकरण। देखिए देखिए क्या क्या पॉइंट लिखा हुआ है, धुद्रु आ गया पॉइंट भाई। ये देखो क्या है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व व्यापार संगठन जैसी आर्थिक संस्थाएं विश्व की अर्थव्यवस्था को निर्धारित करती हैं। मतलब कि पूरे कंट्रोल इन संगठनों का हो गया पूरी दुनिया में। मुद्रा के मुक्त प्रभाव से विकसित देशों को अधिक लाभ हुआ है। मुद्रा का मुक्त प्रभाव हो रहा है एक देश से दूसरे देश में, इससे अमीर देशों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तथा श्रम के निर्बंध प्रवाह न होने के से विकासशील देशों को ज्यादा लाभ नहीं हुआ। अब देखो श्रमिकों का, अगर हम इंडिया के श्रमिक की बात करें, दूसरे देशों में जाता है, उतना आसान नहीं है। आप दूसरे देश का वीजा उतना आसानी से नहीं ले सकते हैं, है ना, मुश्किल है। लेकिन जो मुद्रा
का आपस में परिवर्तनीयता हो रहा है, मतलब मुद्रा का एक्सचेंज हो रहा है एक देश से दूसरे देश में, उससे विकसित देशों को बड़ा मुनाफा हो रहा है। विकसित देशों ने वीजा नीति के माध्यम से नागरिकों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। वीजा नीति जो है उससे विकसित देशों को काफी फायदा हुआ। आर्थिक समानता को बढ़ावा मिला। आर्थिक असमानता होगा, समानता नहीं होगा, असमानता। आर्थिक असमानता काफी बड़ा है। अमीर और अमीर हुए हैं, गरीब और गरीब हुए। ठीक है। सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो रोजगार में वृद्धि हुई है भाई। हाँ, वैश्वीकरण के कारण दुनिया के दूसरे देशों की कंपनियों ने भारत में अपने या दूसरे अलग अलग जगह पे अपनी कंपनियां लगाई, जिससे कि लोगों को रोजगार मिला है। प्रत्येक प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था समृद्ध हो गई है भाई इससे। तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। विकसित देशों ने, उद्योगपतियों ने विकासशील देशों में निवेश किया है, जिससे कि काफी मुनाफा हुआ है लोगों को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव रहा? वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव रहा? देखिए, 1991 में भारत ने खुले द्वार की नीति के तहत वैश्वीकरण को अपनाया था। भारत में संरक्षणवाद की नीति के माध्यम से घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। आत्मनिर्भरता की पैरवी की गई थी। मतलब स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, संरक्षणवाद की नीति अपना रखी थी। मतलब कि हमारे जो घरेलू उद्योग धंधे थे उनको बाहरी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए, बाहर की कंपनियों के कंपटीशन से बचाने के लिए क्या था कि हमने आयात निर्यात वगैरह पे प्रतिबंध लगा दिए थे। आयात वगैरह हम कुछ करते ही नहीं थे, है ना। आज वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 7.5% की रफ्तार से वृद्धि कर रही है। 1990 से पहले ये लगभग 5.5% थी, जो कि अभी लगभग 2% की बढ़त आपको देखने को मिल जाएगी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में विश्व में सर्वोच्च पद कायम करने में भारत क्या रहा? सफल रहा। विदेश में रह रहे भारतीय प्रवासी भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने में योगदान दे रहे हैं। ये फायदा आप बता सकते हैं। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर भारतीय उच्च पदों पर विराजमान है, जैसे सुंदर पिचाई जो कि गूगल के सीईओ है, सीईओ है। तो ऐसे वैश्वीकरण की वजह से हो पाया कि भारतीय नागरिक जो है वो आज विदेशी कंपनियों में ऊंचे सबसे अपर लेवल का जो पोस्ट होता है उस पर। अगला है WSF क्या है? वर्ल्ड सोशल फोरम। वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है भाई? तो WSF का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड सोशल फोरम। या उदारवादी, नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करने वाला एक संगठन है। वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है? वैश्वीकरण का विरोध करने वाला एक संगठन, जिसमें महिला कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता, पर्यावरणविद, मजदूर, सामाजिक कार्यकर्ता, युवा सब मिलकर क्या करते हैं? वैश्वीकरण का विरोध करते हैं इस संगठन के थ्रू, है ना। इसका जो पहला देखो, पहला जो सम्मेलन हुआ था वो पोर्टो अलगेरे में हुआ था, ब्राजील में 2001 में। वर्ल्ड सोशल फोरम का जो चौथा सम्मेलन हुआ था वो मुंबई भारत में 2004 में। सातवां सम्मेलन नैरोबी केन्या में 2007 में। और 8वां सम्मेलन जो है वो ब्राजील में हुआ। एक बार डेट आप देख लेना कब हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहने लग रहा है? पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य संघर्ष और तनाव की स्थिति में बनी हुई है। क्या आप इस कथन से सहमत है? यदि हाँ तो अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। देखो, सोवियत संघ के विघटन के बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे सोवियत संघ के देशों में तनाव संघर्ष देखने को मिलता है ना। जैसे कि तजाकिस्तान में 10 वर्ष तक गृह युद्ध होता रहा, गृह युद्ध की स्थिति में बनी रही। रूस के 2 गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान में हम देखते हैं हिंसक आंदोलन चलते, अलगाववादी आंदोलन चलते हैं, है ना। अजरबैजान की बात कर ले, आर्मेनिया की बात कर ले, तो यहाँ पे भी हिंसा और तनाव लगातार बना हुआ है। यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया में मौजूदा शासन व्यवस्था को खार फेंकने के लिए जन आंदोलन चलने लग रहा है। तो ये पॉइंट्स क्या दर्शा रहा है कि भाई वास्तव में पूर्व सोवियत गणराज्यों में लगातार संघर्ष और तनाव की स्थिति बनी हुई है आज। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। बस क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं समझा देता हूं, ऐसे समझा दूंगा, लिखा नहीं है। ये सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको अपने आप से बना के लिखने, अपने दिमाग से बना के लिखने, ठीक है। यूरोपीय संघ के एक आर्थिक संगठन से आधारित आधिकारिक राजनीतिक संगठन में विकसित होने की प्रक्रिया समझाई। देखिए, जब यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी, मतलब स्थापना तो वैसे 1992 में हुई, है ना, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि यूरोपीय संघ एक राजनीतिक संगठन नहीं था। आज के समय में यूरोपीय संघ एक राजनीतिक संगठन है। 1992 तक एक राजनीतिक संगठन था, लेकिन जब इस संगठन की शुरुआत हो रही थी उस समय एक आर्थिक संगठन, है ना, क्योंकि आर्थिक सहयोग के लिए संगठन बनाया गया था। जैसे कि 1948 की बात कर लो तो मार्शल योजना के तहत क्या हुआ था?
यूरोपीय आर्थिक सहयोग, है ना, आर्थिक सहयोग संगठन, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी 1948। फिर हम देखते हैं यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना हुई 1957 के आसपास, ठीक है, जो कि व्यापार को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए था, व्यापार को प्रमोट करने के लिए था। मतलब स्टार्टिंग में एक आर्थिक संगठन था जो कि धीरे धीरे राजनीतिक संगठन का रूप लेता चला गया। इसने अपना खुद का झंडा बनाया, राष्ट्रगान बनाया, है ना, इन्होंने अपनी मुद्रा प्रचलित कर दी, ठीक है, और पूरे 1992 आते तक एक राजनीतिक संगठन का रूप यूरोपीय संघ ने ले लिया था। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। पूरी मतलब स्टोरी लिखनी है, जो आप स्टार्टिंग में यूरोपीय संघ वाला जो पूरा टॉपिक देखते हैं, किस तरीके से यूरोपीय संघ की स्थापना कैसे कैसे हुई थी, वो सारे पॉइंट आपको इसमें लिखने होंगे। अगला देखो, दक्षिणी एशिया देशों के समक्ष प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए, इन चुनौतियों को दूर करने के कोई 2 उपाय सुझाइए। देखो, दक्षिणी एशिया के देश की बात कर लो, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, भारत है, इंडिया भारत एक ही बात है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है। तो ये दक्षिणी एशिया के देशों में आपको कौन कौन सी समस्या देखने को मिलती है? एक तो ये देश आपस में एक दूसरे को कभी सहयोग नहीं करते, आतंकवाद गंभीर समस्या है पाकिस्तान और इंडिया में, है ना, कई बार आतंकवादी हमले होते रहते हैं, खास करके पाकिस्तान में। गरीबी एक बहुत गंभीर समस्या है भाई, सभी देशों में गरीबी है, पाकिस्तान, इंडिया में काफी ज्यादा गरीबी है, बांग्लादेश में गरीबी है, मतलब ज्यादातर देश गरीब है। ये सारी समस्याएं है, इनको दूर करने के आप उपाय लिख दो, उपाय भी बताने हैं आपको, है ना। देशों को आपस में मिलजुल के काम करना होगा, आतंकवाद को खत्म करने के लिए पाकिस्तान भारत को साथ आना होगा, है ना। ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। अगला क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी वर्चस्व को समाप्त करने में असफल सिद्ध हुआ है। इस कथन से आप कहां तक सहमत है ना? संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो अमेरिका का जो वर्चस्व है पूरी दुनिया में, उसको समाप्त करने में सफल नहीं रहा, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल भाई, मेरे को तो ऐसा लगता है कि सही में वर्चस्व को समाप्त करने में सफल नहीं रहा, क्योंकि आज भी अमेरिका का वर्चस्व है संयुक्त राष्ट्र संघ में, क्योंकि इसी के नौकरशाही ज्यादातर इसमें काम करते हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जो कि अमेरिकी भूभाग है, अमेरिका के भूभाग में स्थित है, जमीन पे स्थित है ना। वीटो पावर मिला हुआ है, कोई भी फैसले को अमेरिका आसानी से बदल सकता है। तो आज के समय में अमेरिका का दबदबा है संयुक्त राष्ट्र संघ। ये 35 क्वेश्चन थे जो कि मैंने फर्स्ट बुक से लेके आया आप सभी के लिए, 35 क्वेश्चन फर्स्ट बुक से, ठीक है जी। बुक 1 से था ही, बुक 1 से, अब बुक 2 से भी लेके आऊंगा, यानी कि टोटल 70 क्वेश्चन आपको दे दूंगा, टोटल 70 क्वेश्चन दे दूंगा प्री बोर्ड के लिए और बोर्ड के लिए, और तुम सभी इन 70 क्वेश्चन को करके तबाही मचा दोगे, इतना मुझे यकीन है आप लोगों पर। चलिए जी, एक बार फिर से अपने क्रैश कोर्स की बात कर लेते हैं जी। आप सभी को पता है परिवर्तन क्रैश कोर्स, परिवर्तन क्रैश कोर्स जिसमें लाइव क्लासेस, एनिमेटेड वीडियो, टेस्ट सीरीज, फ्री नोट्स, डाउट सेशन, सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, है ना। इसके बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। देखिए, क्रैश कोर्स की फीस मैंने आप सभी को बता दिया है, कितना रहेगा, 5 ज्यादा नहीं है भाई, ज्यादा नहीं है इतना, तो भाई आप एक मंथ की फीस देते होगे, है ना। किसी कोचिंग सेंटर में सिर्फ एक सब्जेक्ट की फी रहती होगी 599, ठीक है जी, 599 रुपीज इस क्रैश कोर्स की फी है। अभी 25 तारीख तक अगर आप ज्वाइन करते हैं बहुत फायदे में रहेंगे, उसके बाद अगर आप आते हैं देर हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले आप सभी जुड़ जाए, धीरे धीरे इसमें सारी चीजें मैं प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया हूँ। अभी नोट्स डाल रहा हूँ, वीडियोस वगैरह बहुत सारे मैंने डाल रखे हैं, लगभग 15 प्लस वीडियो आपको अभी दिख जाएगा, बाकी और वीडियो डाल रहा हूँ इसमें, और नोट्स वगैरह सारे डाल दूंगा यहीं पे, है ना। और टेस्ट सीरीज लाऊंगा, जब पहले सिलेबस करवाएंगे उसके बाद प्री बोर्ड के बाद ही, प्री बोर्ड और उसके बाद कुछ लाइव सेशन ले लूंगा, उसके बाद टेस्ट सीरीज वगैरह आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाए, ठीक है जी। चलिए, तो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।